आवाज जा रहा है सभी तीनों को? हाँ। आदर। हम लोग तो लास्ट क्लास में TIR तक हम लोग पढ़ चुके हैं। TIR का ही कुछ और एप्लीकेशन हमें देखना है। नोट्स कहाँ तक कंप्लीट किए तुम ईशान? कितना क्लास का बचा हुआ है ये? 2-3 क्लास का। रचीसा तुम लिखी छुटकी? कहाँ तक लिखे? स्टार्ट की? रिफ्रेक्शन भी स्टार्ट हुआ भी है कि नहीं? वो तो हो गया। चलो हो गया, चलो आ जाओ। हम लोग को इसमें कुछ बेस्ड और सवाल करना है। ये सवाल तो लग ही लिए हैं। हम कुछ सवाल तुम लोग से पूछे। आरुल तुम नोट्स लिख लिए हो? कंप्लीट किए? आरुल आवाज जा रहा है जी? ठीक है। अब पोर्शन और राहुल तुम जी? नहीं कहीं तो बचा हुआ। A portion of a straight glass rod of diameter 4 centimeter and refractive index 1.5 and bent into an arc of radius r centimeter and all beam of light is incident on it as shown in figure. Find the smallest value of r. Find the smallest value of r which permits all the light to pass around an arc. ये हम सवाल करते चलते हैं, ठीक है? बस तुम अच्छे से ध्यान से देखना, कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। मान लो बच्चा पार्टी कुछ यूं है, ऐसा है डायग्राम इसका। ये वाला, इसको हमने मोड़ दिया है कुछ यूं में। बनाने की कोशिश करें।
इससे नहीं बन पाएगा, यहाँ अपने से बनाते हैं। वो देवा रे देवा बन जा। तो समझ इतना तो बन गया ना, इतना में समझना है। ये कुछ ऐसे मुड़ा हुआ है ये, ठीक है। अब सही दिख रहा है, इतना समझ जाना। ये कुछ इसे इस रूप में हमने बेंड कर दिया है, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पर, इसका जो रेडियस वगैरह दे रखा है, ये कुछ ऐसा हो गया आपका, ये 90 डिग्री, और ये वाला डायमीटर ऑलरेडी डी दिया हुआ है, और ये वाला रेडियस हम मान लेते हैं आर है आपका, ये वाला रेडियस पूरा आर है। तो जरा बताओगे हमें कि अगर रेडियस ये वाला यहाँ से तक में आपका आर है, तो बताओ कि ये वाला अगर तुमसे हम डिस्टेंस पूछ दें, ये वाला, तो तुम कितना बोलोगे, क्या आर माइनस डी बोलोगे बच्चा पार्टी, बोलो आर माइनस डी। वो कह रहा है ना कि यहाँ से जो भी लाइट रेस आ रहा है वो टी आई आर कर रहा है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वापस लौट के जा रहा है, मतलब यहाँ पे आया और लाइट रेज ले लो आपका, और ले लो आपका ये वाला हमें इसका टी आई आर करवाना, देखना समझना अच्छे से। अगर हमें मान लो कि अगर हम यहाँ से जैसे अगर एक यहाँ नॉर्मल, तुम्हें पता है कि कोई भी अगर लाइन अगर हम सेंटर से पास कर रहा है तो वो नॉर्मल का काम करेगा। अगर तुम यहाँ पे नॉर्मल बनाना है तो इसको यहाँ से पास करवा दो, ये भी हमारा नॉर्मल का काम करने लग जाएगा। ये वाला तुम चाहो तो यहाँ पर तुम इसका नॉर्मल बना लो आपका। हम तीन जगह क्यों बना रहे हैं, बना इसके पीछे का रीजन हम तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। देखो होगा क्या आपका, ये वाला बताओ कि ये वाला इंसिडेंट रे था, ये वाला अगर थोड़ी देर के लिए अगर एंगल थीटा वन मानते हैं, ये वाला अगर हम थीटा टू मानते हैं, बताओ ये वाला एंगल हम लोग का थीटा थ्री मानते हैं। तुम बताओ तो यहाँ थीटा वन और थीटा टू और थीटा थ्री में क्या रीजन है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, थीटा वन से घटते जा रहा है नीचे की ओर कि बढ़ते जा रहा है एंगल, बताओ। घटते जा रहा है, इसमें थीटा वन सबसे बड़ा रहा होगा, थीटा टू, उसके बाद हमारा थीटा थ्री। एक बात बताओ बच्चा पार्टी, कि अगर हमने मान लेते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट एंगल आपका जो आपका जिसके करस्पॉन्डिंग अगर आपका टी आई आर होगा, तो बाकी इसके बचे हुए रेस का तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, हमारा टी आई आर होगा कि नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने कोई किसी तरह से क्रिटिकल एंगल हम मान लेते हैं कि 45 डिग्री है ये वाला एंगल तो थोड़ी देर के लिए, और यही वाला वह इंसिडेंट एंगल है जहां पर आपका यह, जहां पर यह एंगल हमारा क्या है आपका, यह टी आई आर कर रहा है। तो बताओ कि अगर हमें पता है टी आई आर होने के लिए हम क्या बोले थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो बताओ कि अगर 45 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो क्रिटिकल अगर टी आई आर हो गया, तो क्या 50 का नहीं होगा, क्या 55 डिग्री वाले का टी आई आर नहीं हो जाएगा, क्या 60 डिग्री वाले का टी आई आर नहीं हो जाएगा, बोलो। ईशान समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं। हाँ सर। फिर से देखो हम समझाते हैं, हमने क्या बोला कि मान लो बच्चा पार्टी की हमें कोई एक आपका एंगल हम लेते हैं, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मान लेते हैं कि आपका 40 डिग्री है, और यही हमारा क्रिटिकल एंगल है। मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका 41 डिग्री हो गया, तो बताओ टी आई आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या 42 का टी आई आर होगा कि नहीं होगा, क्या 43 का टी आई आर होगा कि नहीं होगा, होगा। हम कह रहे हैं कि अगर तुम सबसे छोटका के करस्पॉन्डिंग अगर टी आई आर करवाने में अगर आप सक्सेस अगर सफल हो गए, तो बाकी बचा अपने आप ही टी आई आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो। तो जरा हम एक काम करते हैं, हम यही बात यहाँ पे लिखते हैं कि so if the ray if the ray with a smallest angle of incidence with
खूब अच्छे से पढ़ो तुम लोग, बहुत कम टाइम बचा है जेई वालों के लिए। स्मॉलेस्ट एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस सफर्स टी आई सफर्स टी आई आर देन definitely all the rays will undergoes will undergoes will undergoes TIR। कोई दिक्कत है बच्चा पार्टी बताओ। अच्छा तो हम यहाँ पर अगर सब बताओ सबसे छोटका एंगल हम यहाँ पर कौन है, थीटा थ्री मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर हम थीटा थ्री को अगर हम कह दें कि भैया थीटा थ्री शुड बी बट फॉर दिस हम मान लेते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पर थीटा थ्री है जिससे करस्पॉन्डिंग रेज आ रहा है। इसके बाद आपका रेज इधर इंटर करेगा ही नहीं करेगा। तो अगर थीटा थ्री एंगल ऑफ इंसिडेंस मान ले के करस्पॉन्डिंग रेज का अगर टी आई आर आप करवा देते हो तो बताओ बचे हुए रेज का अपने आप टी आई आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि थीटा थ्री मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी के बराबर। बताओ यहाँ पर हमने क्या बोला कि यहाँ क्या करते हैं कि साइन थीटा दोनों तरफ साइन ले लो, तो ये हमारा इससे ज्यादा होना चाहिए, तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा। हाँ ठीक है। एक बात और जरा चुपके से एक बात बताओ, हमें पता है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका 1 है और इधर का आपका कुछ ना कहा गया हो तो एयर आपका होगा। हम यहाँ पर आपका स्नेल्स लॉ लगाते हैं। बताओ यहाँ पर क्या होगा आपका, हमें पता जहां पर टी आई आर होता है वहां पर टी आई ग्रेजिंग इंसिडेंस ग्रेजिंग इंसिडेंस बोल रहे हैं, जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वह 90 डिग्री एंगल बनाते हुए ग्रेज करता है। कहने का मतलब ये था, याद करो कि अगर यहाँ पर ये वाला थीटा सी हुआ करता था तो यहाँ पर हम आर का वैल्यू जो होता था लगभग आपका 90 डिग्री होता था कि नहीं होता था, बताओ होता था। तो जरा एक बात बताओ, हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ अगर लगाएं तुम क्या लगाओगे, कहोगे मास्टर म्यू साइन थीटा थ्री इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा थ्री म्यू साइन थीटा सी ना म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 साइन 90 के बराबर साइन थीटा सी। तो यहाँ से तुम अगर साइन थीटा सी का चुपके से बिना बताए वैल्यू निकाल लोगे कितना हमारा 1 बटा म्यू। यहाँ पर जरा चिपका दो हमारा, अगर चिपकाओगे तो बताओ कि सो साइन थीटा टू साइन थीटा थ्री ग्रेटर देन इज इक्वल टू साइन थीटा सी का वैल्यू कितना हमने रखा 1 बटा म्यू के बराबर। बताओ साइन थीटा थ्री यहाँ पर जब तुम देखो तो आपका इस ट्रायंगल में तुम गौर से देखो, हम यहाँ पर ना बना देते हैं इधर की ओर ताकि तुम्हें समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये कुछ ऐसा बनेगा बच्चा पार्टी, हाँ ये ऐसा है। जरा बताओ कि ये वाला एंगल हम अगर चुपके से थीटा थ्री अगर माने हैं और ये वाला कितना हमारा आपका आर माइनस डी, तो बताओ आर माइनस डी और हमें पता ये वाला रेडियस का काम करेगा तो ये हमारा आर हो जाएगा ये वाला। जरा यहाँ साइन थीटा थ्री का वैल्यू पी बटा एच रखो तो आर माइनस डी अपॉन आर के बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू बताओ म्यू का वैल्यू शायद दे रखा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 कहने का मतलब 3/2 के बराबर। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा 2/3। जरा यहाँ से चिपका डालो तो 3r माइनस 3d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2r। इसको इधर लेके आओ r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3d। बताओ कितना रेडियस का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, r कह रहा है कि या तो इसका वैल्यू 3d के बराबर होगा या 3d से ज्यादा होगा। तो r मिनिमम का वैल्यू हम लोग यहाँ पे r से 3d लिख लेंगे और d का वैल्यू कितना दे रखा था, d का वैल्यू कितना दे रखा डायमीटर, ये कहाँ दे रखा डायमीटर, अरे डायमीटर नहीं दे रखा था क्या, अपोजिशन अपोजिट एंगल, अच्छा डायमीटर 4 सेंटीमीटर। अरे आवाज जा रहा है तुम लोग को जी, हाँ ये हमारा आंसर हो गया। रितीशा समझ में आया। देखो आज हम लोग चलते हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर की तरफ। जो हम लोगों के घर में जो इंटरनेट आ रहा है वो कुछ और नहीं टीआईआर के थ्रू ही आ रहा है। जो हम लोग डिस्क में यूज करते हैं वायर, जो हम लोग का हम लोग घर बैठे टीवी देख रहे हैं, जो भी चीजें आ रहे हैं आपके जो क्या बोलते हो जो भी कुछ बोलते हो सब आता है आपका टीआईआर का एप्लीकेशन है। कैसे हम बताते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर।
देखो दिस कंसेप्ट दिस कंसेप्ट दिस कंसेप्ट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर तो हम बताओ कि ऑप्टिकल फाइबर पहले होता क्या है। ऑप्टिकल फाइबर को जरा सा डिफाइन कर लेते हैं। एक ऐसा ये इट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट it is the optical instrument which instrument in which इंफॉर्मेशन, और यह इंफॉर्मेशन हमारा सिग्नल हो सकता है। इंफॉर्मेशन जैसे आपका वीडियो चल रही है, इंफॉर्मेशन लाइक सिग्नल्स लाइक ऑडियो वीडियो वीडियो का स्क्रीन सही लिखे हैं जी। हाँ वीडियो इटीसी क्या बोले, अब सही है। वीडियो ईटीसी ट्रेवल्स और ट्रांसफर्स वाया वाया फास्टेस्ट मोड विथ स्पीड ऑफ लाइट विथ स्पीड ऑफ लाइट इसका जरा आपको देखना कंस्ट्रक्शन किस तरह से बना होता है। पहली एक बात बताओ कि हमें पता है कि पीआईआर होने के लिए रेज को कहाँ ट्रेवल करना पड़ता है, डेंसर से रेरर कि रेरर से डेंसर। रेरर से डेंसर पक्का सोच लो, यही पढ़ के आए तुम लोग हैं। डेंसर से रेरर जाएगा तब ना टीआईआर होता है ये। इधर तो पता है इसको कुछ इस तरह से देखो ये बना होता है। ठीक है ये वाला। और रितिशा आवाज जा रहा है छुटकी। आज तो शाम में कहाँ घूमने जा रही है। पढ़ना उड़ना तो है नहीं है, खाली घूमने है। और 7 बजे सुबह नहीं उठी थी तो हम आए थे। नहीं उठी थी दीदी तुम। अब तो 9 बजे बोले। अरे मुझे काहे के लिए दीदी को परेशान हम करे। आज बुआ देखो इधर, मान लो यहाँ से लाइट रेज हमारा बुआ आ रहा है, ये कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आया ये ऐसी लाइट के रूप में। तो बताओ कि यहाँ पर एक हम नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर ये नॉर्मल गया। अब ये ट्रेवल कुछ इस तरह से करेगा, ये इसी में बंद करके रह जाएगा। अभी इधर चला, मतलब इसके अंदर हर जगह पे क्या हो रहा है, हमारा टी आई आर हो रहा है। ठीक है टी आई आर। जरा एक बात समझना, देखो इसके जो बाहरी वाले हिस्से हैं आपके, इसे हम आपका क्लैडिंग बोलते हैं। तो यार पता नहीं क्या हो जाता है। इसका जो बाहरी वाला हिस्सा होता है आपका, बाहरी वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं आपका क्लैडिंग।
ठीक है, क्लैडिंग। तो इसके अंदर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं आपका कोर। अगर इसी को अगर हम ऐसे बताएं तो कुछ ऐसा बनेगा ये। ये वाला बुआ, और अंदर में क्या होगा, एक और हमारा कुछ ऐसे रहेगा। ये वाला जो बाहर वाला ये वाला हिस्सा को हम क्या बोल रहे हैं, आपका क्लैडिंग। क्लैडिंग, और इसके अंदर वाले हिस्से को हम लोग बोल रहे हैं आपका कोर। एक बात बताओ बच्चा पार्टी, हमें टीआईआर होने के लिए हम क्या बोले थे कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब तक यह रेज हमारा डेंसर से रेयर नहीं जाएगा तब तक यह टीआईआर होगा नहीं, मतलब अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहा होगा। तुम खुद बताओ, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, बोलो। अरे भाई समझ पा रहे हो सभी लोग, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हो। क्लेडिंग से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अरे तभी ना अंदर वाला मीडियम हमारा डेंसर होगा, बाहर के मीडियम क्या होना पड़ेगा हमें, रेयर होना पड़ेगा। बस आ जाओ आगे आपका, ये हो गया हमारा। तो ये आप कह सकते हो कि सो ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द ऑप्टिकल फाइबर फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टी आई आर। कोई दिक्कत हो तो बता दो हमें, क्या समझ पा रहे हो? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ। ठीक है, तो ये हमारा था पूरे के पूरे क्या आपका टी आई आर। हम लोग आज नया टॉपिक सीखेंगे आपका, जिसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म जरा सीख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। प्रिज्म, तो हेडिंग डालो आपका प्रिज्म। अगर प्रिज्म का अगर डेफिनेशन पढ़ने जाए, देखो आपका तो इसमें लिखते हैं आपका अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट transparent material bonded by number of surfaces be they plane or curved, of which the two refracting surfaces of which the two refracting surfaces one of which the two refracting surfaces one which on which रे इज इंसिडेंट। हम समझा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। रे इज इंसिडेंट एंड द other through which the ray emerges must be plane and not parallel। ये हमारे पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से समझना।
देखो प्रिज्म होता क्या है ना, अगर हम लोग पढ़ करके जो आए, हम लोग को यहाँ पे प्रिज्म पढ़ना है, उसका क्या स्पेशल एक नाम होगा। जैसे उसे समझने से पहले मैं एक चीज बता, मान लो प्रिज्म कहता है ना कि उसका बेस और टॉप हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम अगर क्यूब ही बनाते हो, अगर ये तुम क्यूब ही बना रहे हो, एक सेकंड बच्चा, ये वाला ये भी एक प्रिज्म का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके टॉप और बॉटम दोनों का जो बेस है वो पैरेलल है दूसरे का। इसको हम अगर नाम देते हैं, इसे याद करें कि रिक्टेंगल बेस्ड, रिक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर बेस प्रिज्म, रेक्टेंगुलर बेस प्रिज्म। क्योंकि तुम्हें पता है जब तुम प्रिज्म का, तुम्हें पता है ना कि ये सिर्फ फिजिक्स में तो जरूरत नहीं पड़ेगा कि प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है। प्रिज्म का तुम अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ वॉल्यूम लिखने के लिए तुम क्या करते हो, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो भी आपका होगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म वो क्या होता है तुम्हें पता है, इसको हम लिखते हैं आपका बेस एरिया और इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए अगर इसको तुम एल मानो, इसको तुम बी मानो, इसको एच मानो, यहाँ पर देखो बेस एरिया क्या होगा आपका एल बी और इंटू एच के बराबर। तो ये एल बी एच इसमें भी लगेगा आपका। मगर हम लोगों को जो पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है वो ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म पढ़ना है ना, कुछ ये वाला देखो, ये नहीं हमें पढ़ना है। ये ग्लास की जैसा बिहेव करेगा हम लोगों के सिलेबस में, हमें पढ़ना है ये वाला। तो हमें मान लो कोई एक ट्रायंगल है कुछ यूं, और इसका सेम आपका ये वाला आगे रख दो आपका, और इसके कोना से कोना क्या कर दो, दूसरे को ज्वाइन कर दो, तो ये हमारा क्या बनेगा, एक प्रिज्म बन जाएगा। क्या सभी लोग समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत है रितिशा, समझ में आरुल कोई दिक्कत, राहुल, कुछ ये वाला तुम्हें एज्यूम करना है, ठीक है, ये वाला। अब होगा क्या, इसी को तुम अगर तुम सामने जिसको देखोगे तो इसको तुम्हें कुछ इस तरह से दिखेगा आपका, ठीक है, कुछ एक सेकंड रुक जाओ। इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, इसका जो यार बुक क्यों यहाँ वीडियो भाई, एक सेकंड वेट करो। आ जाओ। इसका जो क्रॉस सेक्शन हमें दिखेगा कुछ यू दिखेगा, ठीक है, ये वाला दिखेगा। यहाँ से एक फेस से हमारा यहाँ पर क्या होगा, लाइट इंसिडेंट होगा कुछ यूं, अंदर में हमें पता है रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स अलग होने का, हमें कुछ अंदर भी रिफ्लेक्शन करेगा, और ये वापस हमें बाहर फिर कुछ ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो हम लोगों को प्रिज्म पढ़ना है, ये वाला। इसे हम बोलते हैं आपका ट्रायंगुलर बेस, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म। अब इससे रिलेटेड कुछ हमें टर्म्स आने चाहिए, जैसे आपका पूछेगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, फिर रिफ्रैक्टिंग एज क्या होता है, ये सब अगर हम लोग सीखते हैं जरा जल्दी से। तो हेडिंग डालो टर्म्स एसोसिएटेड, टर्म्स एसोसिएटेड, टर्म्स एसोसिएटेड विथ प्रिज्म, विथ प्रिज्म। पहला इसमें हम लोग को सीखना है आपका, वो है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। जरा देखना एंगल ऑफ प्रिज्म क्या कहता है, एन एंगल बिटवीन, एन एंगल बिटवीन टू प्लेन, टू प्लेन
एंड नॉन पैरेलल रिफ्रैक्टिंग surfaces is called refracting एंगल। इसी को हम लोग प्रिज्म एंगल के नाम से जानेंगे, प्रिज्म एंगल, या इसी का एक और नाम बोलेगा अपेक्स एंगल। ये तीनों सेम नाम है, या इसी को ऐसे ही बोल देगा आपका, या बोलेगा एंगल ऑफ प्रिज्म, फॉर एग्जाम्पल समझना अच्छे से। मान लो बच्चा पार्टी, इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ, ये स्लाइड भर गया, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ पूछना हो तो जल्दी से देख लो, एक बार छोटा कर देते हैं। कुछ पूछना है किसी को, आगे बढ़ जाए, कि कुछ पूछना है तो बताओ जल्दी से, फटाफट बोलते चलो यार। नहीं पूछना तो आगे चलो। जैसे मान लो हमने बोला कि ये हमारा प्रिज्म था। अब देखो यहाँ पर चीज समझना, एक्चुअल में ना इसकी कहानी ऐसा है, ये पीछे की ओर भी एक ट्रेंगल बना हुआ है, ठीक है, ये ट्रेंगल ऐसे बना रहा होगा, यहाँ से ये ज्वाइन किया हुआ है, हम इसे इसका क्रॉस सेक्शन व्यू बस दिखा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक लाइट रे इससे इंसिडेंट करवाते हैं। अब बताओ, कुछ ना कहा है तो बाहर एयर होगा हमारा, जब ये एयर होगा तो अंदर जब जाएगा तो हमारा मान लें कुछ रिफ्लेक्ट किया तो कुछ ऐसा चला गया, और ये बाहर कुछ ऐसे निकलेगा, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर तुम समझना चाहो ए बी और सी, अगर यहाँ पर तुमसे अगर पूछे तो इसको ए बी को बोलते हैं आपका इंसिडेंट इंटरफेस, इंसिडेंट इंटरफेस, इंसिडेंट इंटरफेस, इंसिडेंट इंटरफेस। अगर तुम यहाँ पर एसी को बोलते हो तो इसे बोलते हैं आपका इमर्जेज, इमर्जी इमर्ज क्या इसे बोलते हैं, एक इंसिडेंट, और यहाँ आपका इमरजेंट, इमरजेंट इंटरफेस, इमरजेंट इंटरफेस। और जो ये वाला रेज होगा, यह रेज कहलाता है आपका इमरजेंस, जैसे आपका इंसिडेंस रे हो, इंसिडेंट रे होता है, उसी तरह से इमरजेंट रे होगा, इमरजेंट रे। और ये वाला क्या कहलाएगा बताओ हमारा, इंसिडेंट रे। इन दोनों का बीच का जो एंगल होगा ए वाला, अगर कुछ देर इसको तुम एंगल थीटा मान लो या फिर एंगल ए ही बोलो आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म अगर हम बोलते हैं कि इफ इफ बी सी एंड ये आर द इंसिडेंट इंटरफेस, इंसिडेंट एंड इमरजेंट इंटरफेस, एंड इमरजेंट इंटरफेस, देन बताओ, देन एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होगा, बताओ जल्दी से। अरे सी होगा बच्चा, पार्टी नहीं समझे। अरे भैया इंसिडेंट यहां से किया, बार ये ऐसे क्या हुआ, ऐसे चला गया, बात समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं, एंगल सी के बराबर। और तीसरा समझ पा रहे हो छुटकी, कोई दिक्कत हुआ, आगे आ जाओ, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा आपका एंगल ऑफ, एक होता है आपका इसे रिफ्रैक्टिंग एज, यहाँ पर एक वर्ड यूज करेगा रिफ्रैक्टिंग एज,
रिफ्रैक्टिंग एज, अगर इसमें एक लाइन अगर लिखने की कोशिश करें तो द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, the line of intersection of refracting surfaces is called refracting edge, is called refracting edge। समझना, देखो अच्छे से पहले एक्चुअल में ना, जैसे तुम पाओगे कि अगर यहाँ पर भी तो अगर तुम ये वाला नॉर्मल बनाते हो तो तुम पाओगे कि ए बी के पास भी रिफ्रैक्शन हो रहा है और ए सी इंटरफेस पर भी हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो कंबाइंडली हम दोनों को बोल देते हैं आपका रिफ्रैक्टिंग एज, एक साथ बोल देंगे। बात समझता है? अगर हमें कंबाइंड रूप में अगर बोलना पड़े कि यहाँ पर हमारा आपका बताओ कि जो हमारा ए बी है और हमारा ए सी है, कंबाइंड रूप से अगर इसको हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ? क्या रिफ्रैक्टिंग एज नहीं बोल सकते हैं? रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस वाले बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग इंटरफेस, इंटरफेस। और एज क्या होगा, हम जरा डायग्राम बना के दिखाते हैं। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा था और ये इधर बना लो, ये वाला। यहाँ पर एक क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिंग एज, रिफ्रैक्टिंग एज। बस इतना तो जानना है, बाकी हम लोग कुछ रिश्ते इसके देखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इमर्जेंट रे वगैरह का बीच का एंगल का। हम यहाँ से बस एक टर्मिनोलॉजी जल्दी से लिख लेते हैं। स्टार लगाओ, एक चीज हमें बताओ, चाहते इसी को फोटो कॉपी कर लेते हैं, रुक जाओ जरा। ये हो गया। मान लो यहाँ से ये वाला क्या है हमारा, तो ये है आपका नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच का एंगल, तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये वाला एंगल ऑफ इमरजेंट को हम लोग ई बोला करेंगे, ये वाला हम R1 बोला करेंगे और ये वाला हम आपका R2 बोला करेंगे। यहाँ पर आई का मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर ई को क्या बोलोगे, ई को बोलोगे एंगल ऑफ, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। अगर 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 R1 से तुम्हें पूछे तो R1 क्या बोलोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट इंसिडेंट, एट इंसिडेंट इंटरफेस, इंटरफेस। अगर तुम R2 को क्या बोलोगे तो बोलोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट इमरजेंट इंटरफेस, इंटरफेस। जरा शक्तिमान अति गंगाधर तुम बताओगे यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म कोण कितना है? सर इसमें हो जाएगा ये एंगल ये वाला, एंगल, ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हम लोग सीखेंगे आपका डेविएशन। पहले डेविएशन का मतलब हम ऑलरेडी पहले बता चुके थे कि इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे, मतलब जो इनिशियल रेज होता है, जो इंसिडेंस हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है और जो फाइनल रे इमर्ज हो रहा है, दोनों का बीच का कितना एंगल डेविएट कर जाना, उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर एक हेडिंग डालो आपका कैलकुलेशन ऑफ, रिलेशन बिटवीन, पहले चीज और हमें करना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन आई ई ए R1 and
R2 with angle of deviation, with angle of deviation। यह समझना अच्छे से। एंगल ऑफ डेविएशन, मान लो बच्चा पार्टी ये हमारा कोई एक प्रिज्म था, ठीक है। ये वाला हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और सी है। हमें ए बी पर, ए बी हमारा इंसिडेंट इंटरफेस मानते हुए हमें मान लेते हैं कुछ ऐसे यहाँ पर रिफ्रैक्ट किया, रिफ्रैक्ट, और ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, ठीक है। अब बताओ तुमसे एक एक जो जो चीज पूछते चलते जरा वो बताते चले हम, चलो हमें। बताते चलो ये कि अगर यहाँ पर अगर हम नॉर्मल अगर बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा कुछ नॉर्मल रहा होगा, और एक नॉर्मल तुम यहाँ पे बना डाले तो कुछ यूं हमारा नॉर्मल बनेगा, ये वाला। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने आई बोला है, इसको हमने क्या बोला है R1, इसको हमने क्या बोला है R2। जरा एक बार ध्यान से अगर तुम देखो तो बताओ हमें, बताओ हमें कि, अरे भाई बताओ हमें कि अगर हम इसको पूरे अगर एक्सटेंड करते कुछ यूं, अगर कुछ इस तरह से, तो जरा बताओगे कि ये वाला अगर यह बीच में प्रिज्म नहीं आता यह इंसिडेंटल सीधा चला जाता, जबकि हुआ क्या, इसको ऐसे दिखा दो, हुआ यूं, यह एक्चुअल में चला गया उधर की ओर, तो मिलने के कारण इतना हमें डेविएट कर गया, मतलब जाना चाहिए था इसको इधर मगर गया इधर। तो होगा क्या कि ये वाला यहाँ पर आपका डेविएशन प्रोड्यूस, जिसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर डेल्टा क्या है, तो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। अगर अगर एक बात बताओ, ये वाला हो गया हमारा। अगर तुमसे मैं चीज पूछते हैं कि ये वाला एंगल, तुम अगर सोच के बताना ये वाला एंगल कैसे निकालोगे, तो सुनना मेरी, हम बताते हैं। अगर ये वाला आपका पूरे के पूरे, अगर ये वाला 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक नॉर्मल है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो जरा बताओगे कि ये भी हमारा पूरा का पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो अगर होगा तो बताओ कि ये वाला एंगल हम तुमसे पूछे, ये वाला एंगल, तो कितना बताओगे, कैसे लिख दिया यहाँ पर, तब इधर लिख देते ना अच्छे से, लीजिए जरा, ऊपर वाले कॉपी कर लेते हैं, दोबारा बनाना पड़ेगा, ये भी आ गया। ये कुछ ऐसे है आपका। जरा बताना ये वाला एंगल अगर हम चुपके से अगर 90 माइनस R1 लिख दें तो कोई दिक्कत बच्चा पार्टी, बताओ। अगर ये वाला एंगल अगर हम आपका 90 माइनस अगर R2 लिख दे तो कोई तकलीफ, बोलो, समझ में आया। अब देखो जरा एक गौर से तुम देखना जरा, आपका हम एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, देखो ये वाला क्वाड्रिलेटरल तुम्हें दिखा है क्वाड्रिलेटरल। अगर दिखा तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग नीचे बनाने की कोशिश करते हैं कुछ यूं। आजा भैया कहाँ हो तुम, क्वाड्रिलेटरल इधर के बना लेते हैं, ये वाला ऐसे। बताओ ये वाला एंगल हमारा ए है, बताओ ये वाला एंगल हमारा आपका 90 डिग्री। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए ओ नाम दे देते हैं ताकि तुम्हें अच्छे समझ जाओ, ये वाला ओ, ये वापस हमारा 90 डिग्री। और बताओ अगर 90 डिग्री, अच्छा ये वाला एंगल ऑलरेडी हमें पता है, एक एंगल जो ओ आपका होगा और एंगल ओ होगा, क्योंकि इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो चुका है
तो बताओ, पहले तो यहाँ पर बता दो हमें कि ये वाला एंगल अगर तुमसे हम पूछें तो ट्रायंगल तुम देख लो, ये वाला ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में जा करके तुम इसका वैल्यू लिख रहे होगे 180 माइनस R1 प्लस R2। कोई दिक्कत? तो बताओ कि ये वाला एंगल हमने कितना लिखा, 180 माइनस R1 माइनस R2, और ये वाला एंगल तो हम ऑलरेडी मान ही चुके हैं। तो बताओ कि A प्लस 180 माइनस R1 माइनस R2, क्या दोनों का वैल्यू 180 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। आएगा। तो बताओ, यहाँ से आपका 180 से 180 कट गया, तो यहाँ पर हमारा एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A के बराबर। ये रिश्ता याद रखना है तुम्हें हर हालत में, ठीक है। ये हमारा कुछ ये हो गया, ये वाला। अब जरा हमें क्या करना है, हमें एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो जरा एक और ट्रायंगल तुम जरा देखो, आपका गौर से अगर तुम पाओगे तो हमें यहीं पर पहले बताओ, ये वाला एंगल तुम कितना बताओगे, बताओगे ना, ये वाला एंगल कितना होगा? क्या I माइनस R1 अगर लिख दे समझ जाओगे डायरेक्टली? अगर इसको I माइनस अगर R1 लिख दें तो समझ जाओगे, किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो हमें कि आगे बढ़े। अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला पूरा एंगल I होगा कि नहीं होगा, बोलो? होगा। उसमें से तुम इतना R1 घटा लो, कोई दिक्कत? उसी तरह से यहाँ पे करो आपका, अगर तुमसे हम पूछे ये वाला एंगल, बताओ ये वाला एंगल कितना होगा हमारा आपका? क्या आपका ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ई है हमारा, तो बताओ ये पूरा का पूरा ई होता, तो मगर R2 घटा लो तो ई माइनस R2 होगा कि नहीं होगा, बोलो? समझ पा रहे बच्चा पार्टी सभी लोग? अगर समझ गए हो तो जरा ईशान, कोई दिक्कत छोटे? बउआ एक बात बताओ जरा हमें, कि मान लो कि अगर यहाँ पर देखो, इस ट्रायंगल को अगर हम ऐसे बनाने की कोशिश करें, तो जरा हमें बताओगे, इसी को ना हम डॉटेड लाइन से बढ़ाए हुए हैं, ये वाला, और ये वाला ही एंगल को हमने कितना माना है आपका, ये ये वाला ही तो हम डेल्टा बोले हुए हैं, ये वाला ही एंगल को, और ये वाला एंगल हमारा I माइनस R1 है, और ये वाला एंगल E माइनस R2 है। तो बताओ कि अगर हम डेल्टा का अगर वैल्यू लिखें आपका, तो बताओ डेल्टा का वैल्यू कितना होगा, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 लिख दें। तो यहाँ से हमें एक प्यारा सा एक रिश्ता मिला, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 तुम कितना वैल्यू लिख चुके बच्चा पार्टी, IA के बराबर। यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर विल बी इक्वल टू I प्लस E माइनस A। कुछ इस तरह से रहेगा, कोई दिक्कत तो बताओ हमें, समझ पा रहे हो? चलो आ जाओ, हमें यहाँ तक चलो। ईशान, रितिशा, कोई दिक्कत छुटकी? बउआ यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये है हमारा आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा देखो, पता है मेंस वगैरह में अभी हम लोग सवाल करके तुम्हें दिखाएंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म को वो जल्दी अथी, एंगल ऑफ प्रिज्म की जगह कहीं और वर्ड यूज कर लेता है, जो हम तुम्हें ऑलरेडी बता चुके हैं। देखो ये वाला लिखवाएंगे ना, जो आपका अपेक्स आप पीछे लिखे हैं, आपका अपेक्स एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल, वो कभी कभी यूज कर लेगा। तो ध्यान में रखना कि एंगल ऑफ प्रिज्म का ही 3 और अन्य नाम है। कुछ छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर तुम्हें और आगे ले चलेंगे। फिर एक एग्जाम्पल करके दिखाओ, मान लो ये हमारा इक्विलैटरल प्रिज्म है। अच्छा एक बात बताओ बच्चा पार्टी, अगर इक्विलैटरल प्रिज्म होगा तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो जरा मान लो कि हमें कुछ ऐसा यूं है, चलो हमें निकालो, फाइंड R1
R2 A डेल्टा E, और ये हम क्या बोले, इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म। जल्दी से करो तो। आया किसी का आंसर, बता दो जल्दी से। रतीसा कैलकुलेट कर रही हो तुम लोग कि बैठे हुई हो भाई? ईशान यार R130 है, R130 है, ठीक, आगे बोलो। R230, R130 सही बोले, R2 भी 30 है, सही है। और ए का वैल्यू और A60, 60, बहुत। और डेल्टा आरुल, तुम कहाँ फंस रहे हो? हाँ बोलो रितिका। ईशान तुमसे आया? क्यों नहीं आया? बउआ R1 ठीक है, हम बताते हैं। देखो एक बात बताओ, आ जाओ, ये हमारा R1, अरे R1 तो आराम से निकाल सकते थे। ये R1, ये हमारा R2, स्नेल्स लॉ लगा लो। बताओ क्या लगाओ, 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू कितना हमारा, √3। शक्ति गंगाधर आ रहा है तुम्हारा जी, साइन R1। बताओ कि कितना होगा, √3/2 इज इक्वल टू किसके बराबर, √3 इंटू साइन R1 के बराबर। तो मतलब यहाँ R1 का वैल्यू 30 डिग्री निकल के आ गया, समझ में आया ईशान? अब बताओ, तुम्हें खुद पता है कि ए का वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है, ए का वैल्यू कितना डिग्री है, ये वाला इक्वेटर आपका 60 डिग्री है। हमें पता है जो ए का वैल्यू होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2। तो सो यहाँ क्या करोगे, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 30 के बराबर। डेल्टा क्या होगा आपका, आई प्लस ई माइनस ए के बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना, ई का वैल्यू निकालना है। ई का निकालने के तुम्हें क्या करना होगा, फिर उससे वापस हमारा स्नेल्स लॉ पहले लगाओ यहाँ पर। कहाँ पर पॉइंट मानते हैं, पी है ये वाला, ये क्यू मान लो तुम्हारी मर्जी से। एट पी पे लगाओ स्नेल्स लॉ। तो √3 इंटू साइन R1 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। और R1 का वैल्यू 1/2 है, तो वापस ई का वैल्यू 60 डिग्री अगर डायरेक्ट लिख दें तो समझ जाओगे। तो यहाँ से डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1i प्लस ई माइनस ए, वापस आई प्लस ई कितना आ रहा है, आई का वैल्यू 60 ये तो दे क्या, वापस 60 डिग्री आया आंसर इसका, बोलो, क्योंकि यही तुम्हारा आई का वैल्यू है। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी नहीं ना? आज हम एक सवाल लेते हैं और मान लो कि हमारा कोई एक प्रिज्म है ये वाला, और इस केस में जो ये वाला हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म है वह 75 डिग्री है, और ये हमारा √3 है न्यू का वैल्यू। यहाँ से तुमसे दो काम कह रहा है कि जो हमारा रेज है वो इंसिडेंट रे इंसिडेंस हुआ है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये वाला हमारा 45 डिग्री। और हमें पता है बाहर कुछ ना कहा गया हो तो एयर ही तुम्हें मान के चलना है। तुम्हें निकालना है फाइंड डेल्टा एंड ई
डेल्टा ई एंड ड्रॉ रे डायग्राम। रे डायग्राम मतलब इमरजेंट रे तक तुम्हें बनाना, ड्रॉ करना, जल्दी से करो। एक सेकंड वेट करो यार, 3 मिनट एक्सपायर देखना। साइन 15 कोई वैल्यू होता है क्या? साइन 15 होता, तुम्हें बता भी चुके हैं ट्रायंगल में जब पढ़ाए थे तब, रेशियो उसका ट्रिग्नोमेट्री में। ईशान, रितिशा, तुम दोनों का भी नहीं आया? सर 1/√6 को अच्छा गड़बड़ कर दिए, सॉरी यार सॉरी, हमसे मिस्टेक हो गया, माफ करिए, ये 2 है ये। ठीक है, इधर की ओर हमारा कुछ नहीं है यार, आप कैलकुलेट करो, हमसे गड़बड़ था। बाहर की ओर कुछ ना कर गया हो तो ये ही मान के चलोगे। E45 आ ई 45, हाँ सही, ई 45 तो नहीं आएगा बउआ, ई का वैल्यू 40 सर 90 90, हाँ 90 आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दिख रहा है हमें तो सही है, 90 आया है तो। जल्दी से आया रितिशा, तुम्हारा आंसर सही हुआ। हाँ सर। देखो इधर लगा, यहाँ पर आपका क्या लगाओगे, 1 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू √2 साइन R1। यहाँ से R1 का वैल्यू तो 30 डिग्री निकल गया आपका। हमें पता है कि R1 प्लस R2 का वैल्यू 75 के बराबर, तो सो यहाँ से R2 का वैल्यू भी कितना आ जाएगा हमारा, 45 डिग्री आएगा जी। अब आज वापस लगाओ स्नेल्स लॉ वहां पे, तो √2 इंटू कितना हमारा साइन R2 का वैल्यू कितना है हमारा आपका 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई के बराबर। तो ये √2 से √2 कट जाएगा, तो ई का वैल्यू आ गया हमारा 90 डिग्री। अगर सबसे पहले तुमसे अगर डेल्टा पूछता अभी, तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाता, आई प्लस ई माइनस ए। आई का वैल्यू 45 डिग्री, 90 और माइनस 25, तो बताओ कितना बचेगा, -36 डिग्री आ रहा है डेल्टा का वैल्यू। यस सर। अब इसका रे डायग्राम तुमसे पूछा तो कैसे बनाते हैं सर, यहाँ पर, अरे भाई ये वाला, और ये रेज हमारा कुछ रेज ऐसे चला जाता है। क्या बच्चा पार्टी समझ पा रहे हो, बतिया अच्छे से बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। और ऐसा इसमें कुछ सवाल, जरा अच्छे से एक सवाल हमें जरा करके दिखाना, तो दिमाग लगाना इसमें। मान लो कि हमारा कोई एक प्रिज्म होता यूं, ठीक है, और ये वाला आज हमारा 120 डिग्री दे रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, और वही वापस हमारा एक रेज है जो कुछ यूं इंसिडेंट
हो रहा है एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। चलो करो जरा इसका 60 डिग्री, तुम जरा दिमाग लगाना इसमें, ठीक है। यहाँ पर फाइंड द सेम एज एबव, फाइंड द, वही आपको डायग्राम कंप्लीट करना है। फाइंड द सेम एज एबव, जल्दी से करो। सर साइन ई का वैल्यू रूट 3 आर, साइन का वैल्यू रूट 3 आर। और रूट थ्री, तो तुम खुद सोचो, साइन का वैल्यू रूट थ्री होने का मतलब 1.73 के बराबर, और साइन थीटा का वैल्यू कभी 1 से ज्यादा होता है? नहीं होगा, तो कुछ लोचा तो हुआ है कि नहीं? सर साइन में मेरा 1/√3 आ रहा है। साइन ई का वैल्यू 1/√3 आ रहा है बउआ। नहीं, चलो इस सवाल हम डिस्कस करते हैं। आ जाओ इधर देखो। सबसे पहले तुम एक काम करो, हम इस ना डायग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं है इसमें। हो जा भाई, अगले साल होगी होती है। ये वाला, सबसे पहले एक काम करो, इस पॉइंट को थोड़ी जगह पॉइंट पी नाम लेते हैं। बताओ कि एट पी की अगर बात कर ले, या फिर वही आपका इंसिडेंट इंटरफेस पर, तो लगाओ आपको कितना बोलोगे, आपका 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू 1√3 इंटू साइन R1। तो R1 का वैल्यू तुम चुपके से कितना निकाल रहे हो? बताओ, 30 डिग्री निकाल रहे हो? बोलो, अरे आया कि नहीं आया? बताओ, R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना हमारा आपका 120 डिग्री। यहाँ से R2 का वैल्यू कितना गया हमारा आपका 90 डिग्री। तुम्हारा यहीं पर तो दिमाग खराब हो जाएगा। तुम अगर देखो, तुम खुद समझो, इसी का ना फोटो कॉपी कर लेते हैं, ताकि अच्छा डायग्राम पीछे बना हुआ ही है। इसी में अगर हमें सोल्यूशन करने की कोशिश करें, हमें इसे दिखा देते हैं दूसरा कलर, फिर क्या ये कलर लेते हैं। बउआ तुम अगर ऐसे तुम दिखाते हो, तुम खुद दिमाग लगाना। क्या कभी ये वाला 90 डिग्री अगर मान लेते, अगर ऐसा पॉसिबल होता भी, तो अगर ये वाला 90 डिग्री अगर तुम कह रहे हो, ये वाला तो इवन 90 होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? बताओ, बोलो। तो कभी भी कोई दो ट्रायंगल नहीं समझ में आया क्या बोले हैं बच्चा पार्टी, कि अगर ये हमारा 90 डिग्री है, अरे ये वाला 90 डिग्री का तुम ऐसे समझ लो, यहाँ से आता कुछ ऐसा होता कि परपेंडिकुलर ऐसे हो जाता, कुछ ऐसा परपेंडिकुलर यहाँ पर बन रहा था। अगर ये 90 डिग्री, कितना एंगल होता हमारा? 90 होता, हाँ या ना?
अगर 90 होता तो तुम खुद दिमाग लगाओ। अगर इन्हें अच्छा कौन R2 का वैल्यू हमारा कितना है, 1 सेकंड रुक जाओ और हम 1 सेकंड बता दें। अगर तुम थोड़ी देर के लिए तुम ऐसे इसे बनाना चाहो ये वाला, और यहाँ पर एक 90 डिग्री पहले ले लो ये वाला, तो बताओ कि तुम कह रहे हो कि सर ये वाला R2 हमारा होता है, ये वाला 90 डिग्री होता है। बताओ ये पूरा का पूरा एंगल ही कि ये वाला पूरा का पूरा एंगल कितना हमारा 90 डिग्री। बताओ कि ये वाला कैसा पॉसिबल है कभी ये 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि फिर ये कहाँ गया, क्योंकि पूरा एंगल कितना होना पड़ेगा हमारा 180 होना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल है। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? फिर से समझो, देखो अच्छे समझना, हमने क्या कहा, आपने कहा कि सर हमारा R2 का वैल्यू मतलब ये हमारा R2 होता है, तो मैं R2 का वैल्यू 90 डिग्री निकाला, और ये वाला ऑलरेडी पहले से ही 90 होता है, जबकि हमें पता है कि यहाँ से एंगल का सम हमारा 180 होना चाहिए। अरे भैया इसका और इसका ही सम 180 हो गया, तो ये कहाँ गया हमारा, मतलब ये लोचा है कि नहीं है। तो यहाँ से ये बनाया हुआ हमारा गलत है। तो ये काम करना, इस चीज को ऐसे बनाना, पहले इतना बना करके अपने नोट्स में दिखाना, इसको काटना, इसके जगह फिर आपका इक्वल टू लगा करके क्वेश्चन मार्क लगाना। अब इसका हम लोग एक्चुअल रे डायग्राम सोचते हैं। बताओ देखो हो क्या रहा है, ये नीचे आया, ये जो रे हम बना रहे थे ना, ये बच्चा पार्टी ये ऐसा नहीं जाएगा, ये कहीं नीचे इमर्ज किया कुछ यूं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ये कुछ ऐसे गया है। क्या बात समझ पा रहे बच्चा पार्टी, बोलो। अरे हाँ या ना बोल दो यार। हाँ सर। ये वाला बताओ, ये वाला हमारा वैल्यू क्या है आपका, ये वाला यहाँ पर R1 है हमारा। बताओ R1 का वैल्यू में कितना निकाला है, R1 का हमने वैल्यू निकाला है 30 डिग्री। तो बताओ अगर ये वाला 30 डिग्री हो गया तो तुम खुद बताओ कि ये वाला एंगल कितना डिग्री रहा होगा, 60। तो फिर हो सकता है आपका, तो ये वाला पॉसिबल है हमारा, ये हमारा 90 डिग्री, ये वाला हमारा ऑलरेडी, क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 होगा, तुम चाहो तो ये वाला वैल्यू निकाल के रख लो, कोई से फर्क पड़ेगा नहीं हमारा। अब तुम एक बात बताओ, यहाँ पर जब तुम क्या लगाए, यहाँ पर एक तुम अगर चुपके से अगर एक नॉर्मल बनाते हो, यहाँ पर भी तुम फंसोगे, ठीक है। अभी हम बताते हैं कैसे। आ जाओ यहाँ पर, और तुमने क्या किया, क्या कि पहले बताओ कि ये वाला एंगल तुम कैसे निकालोगे, कौन बताएगा कैसे करोगे, सुनना। हमें कुछ और नहीं दे रखा है, नहीं ये गड़बड़ तो हमसे ये हुआ है, गड़बड़ क्या हुआ, आधा तो छोड़ दी, ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है, ठीक है, ये वाला। नहीं तो ऐसे यहाँ पर गिवन ये है कि अगर यहाँ पर हम मान लो कि ए बी और सी है, फाइंड द सेम एज एबव, इफ यहाँ पर कर देना, इफ ए बी इज इक्वल टू बी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। बच्चा पार्टी अगर ए बी का वैल्यू ए सी के बराबर है तो क्या ए बी थीटा हुआ, तो ए बी थीटा होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से तुम थीटा का वैल्यू कितना लिख लोगे, क्या 30 डिग्री लिख रहे होगे, बोलो जरा बोलो। तो ये वाला बउआ हमारा 30 डिग्री हो गया, तो ये हमारा 30 डिग्री होगा। जरा बताओ, अब जरा तुम्हें टाइम देते हैं, हमें बताओ ये वाला एंगल हमें निकाल के बताओ कितना होगा, सोच कर। कौन बताएगा, भाऊ बहुत बहुत हल्का यार, तुम पता नहीं क्या तुम लोग का दिमाग रहता है। देखो जरा, एक हम छोटा सा ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, इसका नाम आपका बी दिया हुआ है, ये वाला ए है हमारा, ये वाला सी है। थोड़ी देर के लिए यह पी हमारा और इसे हम आपका एम मान लो। तो ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है बी पी 30 होगा, बहुत बढ़िया। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओगे और क्या लगाओगे बताओ, ये वाला कुछ ऐसे होगा आपका, यही वाला एंगल तुम्हारा ना 60 डिग्री रखा बच्चा पार्टी, तो ये वाला कितना होगा हमारा आपका 30 डिग्री दे रखा। बताओ ये वाला वैल्यू तुम्हें निकाल लोगे, 60 में से 30 घटा लो, कितना आएगा हमारा 30 डिग्री। अगर ये वाला बच्चा पार्टी अगर 30 आ गया तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, आपको बताओ 60 डिग्री। नहीं समझे, अरे समझेगी नहीं समझे, समझ गए। तो जरा जरा जरा, अब जरा एक बात बता दो हमें, ये 30 आ गया, अब जरा यहाँ के बाद हमें बताओ क्या होगा। यहाँ के बाद ये होगा, ये होगा कि जरा एक सेकंड, यहाँ पर ना पॉइंट एम पर तुम देखो, अगर डायरेक्टली अगर डायग्राम बनाने जाओगे तो दिक्कत होगा, तुम वहां के बाद तुम वापस कर करके वापस आओगे टी आई आर के पास। तो हम एक काम करते हैं, बताओ कि एट एम पर अगर हमें थीटा सी अगर तुमसे पूछ ले कितना होगा क्रिटिकल एंगल,
तो बताओ कितना लिखोगे आपका, कहोगे सर साइन इनवर्स म्यू 1 बटा म्यू 2 या म्यू 2, जो भी तुम बोलो, हमें याद रखना सिखाए थे, कम अपॉन ज्यादा मतलब 1/√3। जरा सुनना, थीटा सी का वैल्यू जो हमारा आया वह कितना आया हमारा, साइन इनवर्स 1/√3 आया। एक बात हमें बताओ, जरा सोच के बताना, ये जो हमारा ये साइन थीटा सी, मतलब इसको ऐसे लिख दें, इसको साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/√3, और जरा बताना कि एट एम पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चा पार्टी, एट पॉइंट एम पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, अरे बोलो यार, क्या बोले, 60 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, 1/√3 का वैल्यू, जो साइन थीटा सी का वैल्यू 1/√3 है, वो थीटा सी 60 से कम होगा कि 60 से ज्यादा होगा, क्योंकि 60 होने के लिए √3/2 होना पड़ता है। तो बताओ क्या हम कह सकते हैं कि सो साइन 60 यहाँ पर जो हमारा साइन 60 जो हमारा वह ग्रेटर देन हमारा आपका है साइन थीटा 80 से, मतलब हम कह सकते हैं कि जो 60 डिग्री है हमारा वह ग्रेटर देन क्या हमारा क्रिटिकल एंगल से। और तुम्हें बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, अरे तुम कहेगा नहीं सर हम इसको ऐसा करते हैं ना, इसको हमने रिफ्रैक्शन, क्योंकि आपका नॉर्मल से कहाँ भाग रहा है, दूर भाग रहा है, नॉर्मल से दूर भागेगा, तो तुम क्या करते, इसको सिंपली करते, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा है, तो नॉर्मल से दूर भगाने की कोशिश करो, लो हम भगा देते हैं नॉर्मल से दूर, ये बोला लो हम यहाँ से भगा देते, और तुम क्या करते फिर यहाँ से, अरे भैया बन जा, ये वाला यहाँ पर बनाओ आपका ये वाला, जब यहाँ पर तुम बनाने के लिए गए तो यहाँ पर चुटके से अगर तुम ये वाला मान लो, थोड़ी देर के लिए हम आप आर दिखा लेते हैं, तुम आर निकालने की कोशिश जरा करो, तो क्या कहते हैं, म्यू का मतलब √3 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, बताओ साइन आर, और यहाँ बताओ कि साइन आर का वैल्यू कितना हो जाता है हमारा √3/2, और बताओ यहाँ से आर का वैल्यू तुम कहते सर वापस हमारा 60 डिग्री आ गया है, √3/2 3/2 हो जाता, 3/2 हो जाता, हम यहाँ 3/2, क्या ये कभी पॉसिबल है बच्चा पार्टी की साइन थीटा का वैल्यू 1.5 हो जाए, अरे बोलो, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू तो हमेशा क्या होता होता है आपका, साइन थीटा का वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर है कि नहीं, बच्चा पार्टी को दिक्कत नहीं, इसीलिए ये डायग्राम गलत होता, ये वाला यहाँ पर नहीं जाता आपका टी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाता है TIR होता है, ये तुम्हें वापस बनाने पड़ते हैं, तो दोबारा हम पहले ही बनाए, यहाँ पर एक्चुअल कहानी ये लिखा जा रहा है कुछ ऐसा। अब देखो यहाँ पर भी तुम्हारा इसके वापस नौटंकी होंगे, जरा इस नौटंकी हो, इससे हम पहले ही तुम्हें ऐसे इसको बना लेते, अरे भैया बन जाए ऐसे, ये वाला, और यहाँ पर एक नॉर्मल हम बना रहे हैं, देखो दिमाग का दही तो हो जाएगा, इसमें कोई साख नहीं है, अभी अच्छे अच्छे सवाल और आने बाकी हैं अभी। ये बताओ हमारा, ये कुछ गया यहाँ से, हमें कौन बताएगा कि यह वाला एंगल कितना होगा, अगर तुम्हें ये ना समझ में आ रहा हो तो हम एक काम करते हैं, रुक जाओ, इससे बनाने से पहले तुम्हें ऐसे हम बना के दिखाते हैं, एक कोई एक पैरेलल इसके लाइन ले ले, इसको मैं अपने तरफ जरा बना लेने दो, एक सेकंड रुकना, अरे भैया बन जाए ऐसे, रुक जाना रुक जाना, हम क्यों बना रहे तुम खुद समझ जाओगे, बस 1 मिनट, भाई बड़ा तकलीफ, अपना जरा सा नॉर्मल हमें तिरछा बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर पूरा डायग्राम मिटाने पड़ेंगे हमें, इसको हम जरा सा कैसे बना लेते हैं, और नॉर्मल को तुम ऐसे दिखा लो, ये हमारा नॉर्मल है, और ये हम यहाँ से 90 डिग्री इसको दिखा रहे हैं, ये वाला हमारा 90 डिग्री है,
बच्चा पार्टी एक बात जरा बताओ, हम तुमसे पूछे अब हम ये क्या कर रहे हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, ये वाला। तो अब जरा बताना कि यह वाला एंगल कितना होगा बच्चा पार्टी, अगर ये वाला क्योंकि यहाँ पर टी आई आर हो रहा है, तो ये हमारा 60 होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे होगा कि नहीं होगा, बताओ ये वाला कितना होगा हमारा, आपका 60 होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये वाला यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना निकल गया हमारा, क्या 30 हुआ। अगर इसके अलावा तुम कोई और डायग्राम बनाओगे तो तुम्हें गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम नॉर्मली घर बनाते तो तुम फंस जाते, फिर कैसे आपका 30 से ज्यादा 60 से ज्यादा 30 हो जा रहा है। तो जब इसीलिए पहले हम बना लिए। अब बताओ, यहाँ तुम्हें पता है कि नॉर्मल से दूर भागेगा, इसको तुम्हें से दूर भगा लो। यहाँ पर तुमसे अगर कोई पूछे कि अब ई का वैल्यू बता दो, तो बना निकाल दो आपका ई का वैल्यू। एक सेकंड, इसमें हम कुछ गड़बड़ नहीं किए, सही है। पहले यहाँ पर ई का वैल्यू जरा निकाल के दिखाओ। एट फाइनल इंटरफेस से, एट फाइनल इंटरफेस √3 साइन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना गया आपका 30 डिग्री ना जी, साइन 30 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई के बराबर। यहाँ से साइन ई का वैल्यू कितना आपका √3/2, और यहाँ से ई का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये इसको अब तुम बना लोगे डायग्राम, बस इतना समय करना था। अच्छा तुम ही बता दो कि यहाँ डेंसर से इधर जाए तो नॉर्मल से दूर भागा कि नॉर्मल से पास आएगा, दूर भागेगा, ठीक है। और रेज हमारा जो फाइनली रेज जाएगा कुछ यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो बता दो हमें, तो मुझे पाए कि नहीं। अच्छा एक सेकंड, यहाँ से भी सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ई का वैल्यू भी 60 डिग्री आ रहा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 नहीं, सही था बस, सही था सही था, ठीक है, फाइनली सही बना है। तो ये सवाल था, ठीक है। हमें लगता है इसमें कुछ पूछना है तुम्हें, अगर पूछना देख लो, एक बार हम छोटा कर देते हैं। रितिका समझ में आया ये डायग्राम कैसे कैसे बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, आरुल कोई दिक्कत। हाँ एक बार घर पे करोगे खुद से तो सीख जाओगे, ठीक है। देख लो क्या बोले, दोबारा बनाने में अरे तो देख देख के एक बार अगर जहां पर फंसो वहां पर दूसरा ट्राई दें, नोट्स का हेल्प ले लेना। ईशान समझ में आया कि ऊपर से नहीं निकला, आ गया। अच्छा, चलो आ जाओ आगे। यहाँ पर एक हेडिंग डालो आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ऐसे फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। जरा हम एक ट्रिम वापस बना रहे हैं, मान लो बच्चा पार्टी कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है। वापस वही हम डायग्राम बना रहे हैं।
ये कुछ ऐसा है बच्चा पाटिल, ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल, और ये हमारा आपका आई, ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये कुछ ऐसे, ये न्यू, ए बी सी। बताओ यहाँ से आपका R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए के बराबर होता है? कहा हाँ होता है मास्टर। जरा समझना, यहाँ पर हमारा वन कुछ ना कहा है तो बाहर की मीडियम कितना हमारा एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा 1 रहा होगा, मतलब प्रिज्म इज प्लेस्ड इन अ सर्टेन मीडियम, और यहाँ पर वह मीडियम हमारा एयर है। तो जरा प्यार से इंसिडेंट इंटरफेस पर अगर तुम स्नेल्स लॉ लगाते हो तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। कोई दिक्कत है? यहाँ से अगर तुम साइन R1 का अगर वैल्यू निकालना चाहोगे तुम क्या बोलोगे, कहोगे मास्टर साइन आई बटा म्यू। कोई दिक्कत तो बता दो, ये क्या हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। कोई दिक्कत तो बताओ, समझ पा रहे हो? आगे आ जाना। जरा एक बात बताओ कि यहाँ से ऑल्सो अगर तुम इमरजेंट इंटरफेस पर अगर वापस स्नेल्स लॉ लगाने जाओगे तो चुपके से कितना लगाओगे, म्यू साइन R2, ये हमारा ई होता है, इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई के बराबर। ठीक है मास्टर, यहाँ से हमें एक प्यारा सा एक वैल्यू मिल गया, साइन ई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए माइनस R1। अगर लिखें तो कोई दिक्कत, बताओ कहाँ से लिखे हैं, क्योंकि R2 का वैल्यू हम तुम्हें बता चुके थे। यहाँ से देखो आपका, यहाँ से तुम अगर R2 का अगर वैल्यू लिखने जाओगे तो A माइनस R1 लिखोगे, हमने यहीं पर पुट कर दिया है। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? नहीं तो पक्का समझ पा रहे हो? हाँ चलो, तो ये आपका साइन ई का वैल्यू आ गया। हम चाहते हैं इसे इलिमिनेट करना है, तो हमें बताओ कि अगर हमें ई का वैल्यू अगर लिख, पहले तो इतना कर लो, साइन ई इज इक्वल टू म्यू साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाओ। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला तुम लगाने जाओगे तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन बी मतलब कॉस R1। जरा देखना तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, साइन ई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन ए इंटू कॉस R1। कॉस R1 का वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर साइन आर का वैल्यू कितना आपका है, साइन स्क्वायर आई डिवाइड बटा म्यू स्क्वायर। क्या यहाँ तक तकलीफ है किसी को? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। माइनस माइनस, अच्छा म्यू हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी म्यू आएगा, यहाँ पर भी म्यू आएगा, म्यू इंटू कॉस ए इंटू साइन R1, और साइन R1 का वैल्यू हमने कितना निकाला है, तो कहोगे मास्टर साइन आई अपॉन म्यू के बराबर। ये हो जाएगा हमारा। तो रुक इधर, क्या मैसेज किया भाई ने, 85% हो जाएगा अपना, ये वाला हो जाएगा। तो जरा एक बात बताओ, सो यहाँ से हम एक चीज वैल्यू, ये म्यू से म्यू खा जा, यहाँ से अगर हमें ई का वैल्यू अगर लिखना रहे तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, आपका साइन इनवर्स म्यू साइन ए इंटू अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई और बटा म्यू होगा। तो क्या म्यू से म्यू खा जाए तो समझ पाओगे डायरेक्टली क्या हम किए हैं? ये कितने लोगों को बुझाया? बोल दो यार। यहां तक किसी को बुझाया हम क्या किए हैं? बुझा गया ना? हाँ, बुझाना भी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। माइनस कॉस ए, गंगाधर दिमाग में हाथ में है? हाँ माइनस साइन आई। इतना अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बता सकते हो, हम एक बार रीचेक भी कर लेते हैं। सही है एकदम, cos इंटू साइन, बिल्कुल सही बात है। अब बताओ एक बात बताना, नाउ हमने एक चीज पढ़ा था
बताओ कि नाउ डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए के बराबर, आई प्लस ई माइनस ए के बराबर। तो बताओ कि अगर हम यहाँ से डेल्टा का वैल्यू अगर लिखें तो क्या लिखोगे, आपका आई प्लस ई, और ई का वैल्यू इतना बड़ा पुट करो, साइन इनवर्स साइन ए अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई और माइनस कॉस ए इंटू साइन आई और माइनस ए के बराबर। तुम यहाँ पर पाओगे कि बहुआ देखो आपका, अगर हम ना एक गिवन फॉर गिवन प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ, कभी चेंज हो सकता है? अरे हमने क्या बताया, फॉर अ गिवन प्रिज्म, फॉर अ गिवन प्रिज्म ए दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ अरे भाई तू कहा, एंगल ऑफ प्रिज्म रिमेन्स सेम। सो बताओ तो जो डेल्टा हमारा हुआ, क्या वो फंक्शन ऑफ आई हुआ बच्चा पार्टी? दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इज द फंक्शन ऑफ is the function of is the function of is the function of is the function of angle of incidence, is the function of angle of incidence, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा बच्चा पार्ट एक बात बताओ, जब y कोई अगर एक फंक्शन हुआ करता था, अगर वह x का फंक्शन है, अगर x का फंक्शन है तो y का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए तुम खुद बताओ हम क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू किसके बराबर पुट करते थे, 0 के बराबर, है कि नहीं? अरे बोल दो नहीं तो शराब दे देंगे हम। हाँ ठीक है, तो बताओ कि और तुम्हें एक बात और पढ़ाए थे फिजिक्स में, अगर हमें मिनिमम वैल्यू अगर बोला है ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू 0 पुट करने पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू आता है उसके करस्पॉन्डिंग हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो कैसा वैल्यू रखता है, मिनिमम की मैक्सिमम? मिनिमम अगर बोला है मिनिमम तो मिनिमम, अगर मैक्सिमम बोला है तो मिनिमम, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं, पता क्या वो कि अगर हम क्या करें, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर minimum deviation d delta अपॉन डी आई इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पर हम 0 करेंगे ना, अब देखो तुम्हें इसका रिजल्ट याद रखना, इतना बड़ा हमें करने की जरूरत नहीं, जब यहाँ पर हम रिजल्ट पुट करेंगे तो हमें पता क्या मिलेगा, आई का वैल्यू मिलेगा और आई इज इक्वल टू ई आएगा। ये हमें बहुत ही एक प्यारा रिजल्ट, तुम चाहो तो करके देख सकते हो मगर इसका कोई जरूरत कभी पड़ेगा ही नहीं। यह जो रिजल्ट हमें मिला यह आपका है सो वेन कैसे क्या लिख दूं, सो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस then prism produces then angle of deviation produces by prism is minimum। अब इसका जरा हमें ग्राफ बनाते, देखो ग्राफ का जैसे y इक्वल टू, अगर कोई अगर एक्स स्क्वायर एक्स का कोई अगर फंक्शन रहता था, तुम्हें अगर हम बोलते थे कि ग्राफ ड्रॉ करो, तुम क्या कर रहे होगे, कहोगे सर सिंपल सा करते थे, एक्स का अलग अलग वैल्यू चूज करते थे, उसके करस्पॉन्डिंग हम y का वैल्यू निकालते थे और उससे कोऑर्डिनेट सिस्टम को प्लॉट कर लेते थे।
जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पर अगर हम प्लॉट करेंगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर अगर प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने के बाद जो ग्राफ मिलता था हम कहते थे भैया वही जो हमारा क्या है वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ हुआ करता था। तो सेम काम यहाँ पर हम डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसे? अलग अलग आई का वैल्यूज लेंगे और प्लॉट करेंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें याद रखना है। कुछ ये आपका होगा, जैसे हम बनाते हैं, हमने जब ग्राफ प्लॉट किया तो हमें बहुत एक खूबसूरत सा एक ग्राफ मिला। मजेदार तो नहीं बना, हाथ से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ सही है। ये ग्राफ कुछ ऐसा मिला। इसकी खास बात समझना, इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो ध्यान रखने वाली बातें हैं। उसमें डायरेक्टली चाहे मेंस हो चाहे नीट हो, इसमें से डायरेक्टली सवाल तुमसे पूछेगा। देखो, यह तो वैल्यू अगर हमने क्या बनाया, ये जो हमने ग्राफ बनाया है, यह डेल्टा इज द फंक्शन ऑफ आई, और ये वाला हमारा बच्चा पार्टी है आई का ग्राफ। ये जब हमने ग्राफ बनाया यहाँ पर ये वाला, तो हमें चुपके से एक बात बताओ कि इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो तुम बताओ कि यह वाला वैल्यू मिनिमम है कि नहीं मिनिमम है, बताओ हमारा। ये वाला जो हमारा वैल्यू, आवाज सभी को जा रहा है ना जी? डेल्टा मिनिमम यहाँ पर है, और यहाँ पर जो हमने वैल्यूज लिया है, अच्छा ये वाला एक पॉइंट है जिसको हम बड़ा सा बना के कुछ बताने हैं। ये कुछ ऐसा है, और ये जो यहाँ पर वैल्यू हमारा निकला, ये क्या निकला है आपका, आई इज इक्वल टू ई के बराबर। आई इज इक्वल टू ई के बराबर यहाँ पर हुआ, और ये हमारा D1। देखो समझने वाली बात ये है इसमें कि पहले जो ये ग्राफ बना है ना, यह ग्राफ हमारा, ये ग्राफ टिल्ट है हमारा, ये सिमेट्रिक ग्राफ नहीं है। जो हमने लाइन इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये वाला, इसको तुम एक्स डैश बोल दो, या फिर इसी को तुम बोल दो आपका जो ये वाला ग्राफ होगा, बताओ यह आई इज इक्वल टू ई ग्राफ होगा कि एक बात बताओ, ऐसे रहता था। तो अगर ये वाला मान लो, अगर एक्स इज इक्वल टू 3 लाइन होता था, ये वाला, इसको तुम क्या बोलते हो, एक्स इक्वल टू 3 बोलते नहीं बोलते हो? यही हमारा आप क्या करें, आई इक्वल टू ई, मतलब कांस्टेंट वैल्यू होगा, 3 4 5 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री वाला। समझ पा रहे हो सभी लोग? यह आई इक्वल टू ई बोल दो। तो हम यहाँ पर एक चीज लिखना है कि इट इज नॉट दिस ग्राफ, अरे भैया जब दिस ग्राफ इज नॉट symmetrical, is not symmetrical about x dash और लाइन, और i इज इक्वल टू ई एक्सिस, और या y इज इक्वल टू ई लाइन भी बोल सकते हो, i इज इक्वल टू ई लाइन। ठीक है, ई लाइन है, दैट इज इट इज अनसिमेट्रिकल, इट इज अनसिमेट्रिकल अबाउट अनसिमेट्रिकल अबाउट एक्स डैश लाइन। इसमें दूसरा बात ध्यान रखना, दिस ग्राफ इज टिल्टेड, दिस ग्राफ दिस ग्राफ इज टिल्टेड राइटवर्ड्स। क्यों, इसका फायदा भी हम तुम्हें बताएंगे। टिल्टेड राइटवर्ड्स, टिल्टेड राइटवर्ड्स में दिखने भी लग रहा है। देखो यहाँ पर हम ना दो पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। ये कुछ ऐसे है, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला लाइन, और एक ये वाला, ये पॉइंट ले रहे हैं।
जरा हमने क्या किया ना, ये वाला हमने यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन को हमने डेल्टा माना, एंगल ऑफ डेविएशन हमारा डेल्टा है। जरा 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 बताओ, ये वाला आई का वैल्यू होगा और यहाँ पर भी आपका, क्योंकि अच्छा ये आई बोलोगे या फिर हमारा और ई बोलोगे, या फिर आपका यहाँ पर अगर ई होगा या फिर हमारा आई होगा। तो यानी एक काम करो, तुम शुरुआत से इसको जरा देखो, कुछ तुमसे कुछ पूछते हैं, इसको अच्छे से पहले देख लो एक बार। एक बार यहीं पे रुक जाएंगे, अगले क्लास कंप्लीट करेंगे, ज्यादा ना हो जाए। देखो इसको अच्छे से। यहीं पे रुक जाते हैं, अगले क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत सारा कुछ तुमसे बातें बताने हैं। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज और बस ग्राफ बना के छोड़ देते हैं कि एक बात बताओ, ये जो हमारा होगा, ये ग्राफ कहाँ गया भैया, ये वाला, इस ग्राफ को पूरा अच्छे से बनाने के, यहाँ तक जाएगा नहीं ये ग्राफ। बताओ हम जो लाइन बता रहे हैं बच्चा पार्टी, बताओ इसके करस्पोंडिंग हमारा, ठीक है ये वाला बताओ हमारा, ये डेल्टा का वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है, बताओ जल्दी। अरे भाई आवाज आवाज जा रहा है इतना, तुम कहा है तुम लोग सुस्त पड़ गए भाई। ये डेल्टा मैक्स है हमारा, ये भी हमारा एक वैल्यूज होगा इससे करस्पोंडिंग। ये हम आई और क्यों लिखे हैं अभी, ऐसे इसको मिटा दो तुम, थोड़ी देर हटा दो, बस ग्राफ अभी ये बना है इसका, ये वाला हमारा कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये वाला करस्पोंडिंग। बस तुम इसको देखो अच्छे से, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखो इसको, ज्यादा कोई तो है नहीं है ऐसे, मगर फिर भी कुछ दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हो। हमें बस तुमसे एक सवाल का जवाब इतना का तुम्हें देख, इसको अगर आप देखो हम तुमसे एक सवाल पूछेंगे, शुरुआत से देखो इसको, एक सवाल का जवाब दे के जाना। यहाँ पर देख लियो ना, तो अगर हम एक सवाल का जवाब पूछते हैं तुम सोच के बताना। डेल्टा मैक्स मतलब आई का मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा बताओ यहाँ पर ये तो वैल्यू तुम्हें इतना तो पता चल रहा होगा कि जो हमारा आई का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वो यहाँ है, और ये वाला हमारा आपका आई का सबसे मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। हम तुमसे पूछ रहे हैं आई मैक्सिमम का वैल्यू यहाँ पर कितना है। तो अभी इसको भी हटा दे, बस ये बता दो हमें, ये वाला आई का कितना वैल्यू होगा, जो ये हमें मैक्सिमम मिला है, या आई के किस वैल्यूज के लिए होगा। बोलो बोलो बोलो, तुम ही लोग का जवाब देना है। अगर नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, अगली क्लास जब आना तो इसको अच्छे से इतना चीज पढ़ करके आना, डेविएशन। अब लगभग मुश्किल से आधा घंटा से 35 मिनट और रहता हम लोगों के पास, तो प्रिज्म खत्म हो जाता। प्रिज्म के बाद हम लोग का, अच्छा एक काम तुम लोग करो, जहां पर हो अभी अपने नोट्स में अगल बगल में कहीं पर लिख लो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
सर बताना ये हमें अगली क्लास में याद दिलाओगे, नहीं तो हम भूल जाएंगे ये टॉपिक। और ये सवाल हमें ये वाला टॉपिक करवाना बहुत जरूरी है। तो वहाँ पर कहीं पर भी अगल बगल में अपने नोट्स में कोई भी चारों पांचों में से कोई एक भी अपना लिख लो और वहां पर लिखना वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी का सवाल कंसेप्ट और सवाल हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग जस्ट मूव करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, और फिर लास्ट टॉपिक बचा हम लोग का लेंस। दो टॉपिक और बचा है हम लोगों का। लगभग 90% 80% तो बोल ही सकते हो, 80-85% हो गया ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगली क्लास कंटिन्यू करें। कुछ पूछना हो बच्चा पार्टी तो बताओ हमें, कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना तो कोई बात नहीं, ठीक है, जा सकते हो। कुछ हमें इसका पीडीएफ हम ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है, जा सकते हो बच्चा पार्टी। बाय।